स्वागत करना चाहते हैं सबसे पहले हमारे मेहमानों का कुरुक्षेत्र की इस चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर अजय नारायण जुड़ रहे हैं यूके से, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर ग्लोबल हेल्थ अलायंस। डॉक्टर नारायण, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर इनके मेहरा साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीन ऑफ रिसर्च एम्स, और भारत ही नहीं दुनिया की मेडिकल फ्रेटर्निटी के एक जाना माना नाम है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला हमारे लिए। हमारे साथ डॉक्टर अरविंदर सोइन जुड़ रहे हैं, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन वेदांता। डॉक्टर साहब स्वागत है। और डॉक्टर शिवानी संपत जी यूएसए से हमारे साथ जुड़ रही हैं। ओमिक्रॉन, आज हम भारत में ओमिक्रॉन पर बात क्यों करें, ये बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मामले भारत में नहीं आ रहे हैं। और ओमिक्रॉन की देखें तो आज सरकारी आंकड़ा बताता है केवल 113 मामले हैं। फिर ओमिक्रॉन को लेकर के भारत में इतनी चिंता क्यों है? उसकी वजह यह है कि यूएसए, यूके और यूके नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस वक्त आप एक लहर देख रहे हैं इस ओमिक्रॉन की वजह से। जहां यूके में लगभग 1 लाख मामले रोजाना आ रहे हैं, अमेरिका में लगभग 2 लाख मामले रोजाना आ रहे हैं, और इनमें ज्यादातर मामले जो हैं खास तौर पर यूरोप में वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? तो पहले इसके लिए आपको उन देशों के हालात समझने पड़ेंगे। तो मैं डॉक्टर नारायण के पास पहले जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, क्या हालात हैं इस वक्त यूएसए के? इतने मामले जो हैं आ रहे हैं, इसकी वजह क्या नजर आ रही है, जबकि बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन आपके यहां हो चुका है? डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है, जरा एक बार सिस्टम चेक कर लें, कहीं म्यूट तो नहीं है। आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी, शुक्रिया सौरभ। जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ करीब 1 लाख पॉजिटिव केसेस डेली बेसिस पर हो रहे हैं। नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस भी बढ़ गए हैं लास्ट 1 हफ्ते में। नंबर ऑफ केसेस जितने हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वो भी बढ़ गए। ये तब हो रहा जबकि हम लोग ने वैक्सीन में इतना अच्छा काम किया है पूरे वर्ल्ड में। आप समझे कि हमारे यहाँ करीब 95% लोगों को फर्स्ट डोज, 85% को सेकेंड डोज और 55% को बूस्टर पड़ चुका है। उसके बावजूद हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये समझने की बात है कि हाँ, ओमिक्रॉन से शायद उतना जो इन्फेक्शन का जो चांस होता है, जो कि डिजीज का जो प्रोसेस होता है, बहुत माइल्ड होता है। लेकिन ये भी आप समझे कि बहुत तेजी से फैल रहा है। ये हमारे यहाँ अब लॉकडाउन की बात चल रही है। हो सकता है कि अगले 10 दिन के बाद, क्रिसमस के बाद लॉकडाउन की भी डिस्कशन चल रही है सरकार में। लेकिन समझने की बात जरूरी ये है कि ये माइल्ड वायरस है, माइल्ड इन्फेक्शन करता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जो को पहले से कोई बीमारी हो। क्योंकि इतना ज्यादा तेजी से ये फैल रहा है तो रिस्क है कि नंबर ऑफ डेथ्स भी ग्रेजुअली बढ़ेंगे हमारे यहाँ। नहीं, तो इस वक्त आपके यहाँ पर जो हालात है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि मैंने साउथ अफ्रीका का मामला मैं देख रहा था, वहां तो ये बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट का जब पीक थी उसके मुकाबले हॉस्पिटलाइजेशन वहां पर बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट इस वक्त वहां पर जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो लगभग 1.7% है ऑफ टोटल केसेस, जो कि डेल्टा में 19% था। तो आपके यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है? जो ये कहना भी मुश्किल होगा, जो कह रहे हैं हमारे यहाँ अब ओमिक्रॉन के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो कॉन्सेप्ट था लोगों का कि ओमिक्रॉन शायद माइल्ड डिजीज करता है, तो हो सकता है कि हमें अगले 1 हफ्ता, 10 दिन में, 15 दिन में और कुछ पता चले जो कि क्यों हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गए। सिर्फ मैं लंदन का आंकड़ा देना चाहूंगा तो 30% केसेस बढ़ गए हमारे यहाँ लंदन में, खास करके लास्ट 2 हफ्ते में नंबर ऑफ एडमिशंस। ये ओमिक्रॉन के चलते बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि हमको अभी सब जानकारी नहीं है और अगले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में कुछ और पता चलेगा कि नंबर ऑफ केसेस, एडमिशंस क्यों बढ़े, जबकि साउथ अफ्रीका में नंबर ऑफ एडमिशंस उतने नहीं है। डॉक्टर मेहरा के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आईसीएमआर के सदस्य हैं डॉक्टर बीके पॉल। उन्होंने यूके के मामलों को भारत के आबादी के अनुपात में उसका जब आंकलन किया तो उन्होंने कहा कि अगर यहां ऐसे हालात आ गए तो आप सोचिए रोजाना 14 लाख मामले हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत में ओमिक्रॉन मौजूद होने के बावजूद इसकी बढ़ने की रफ्तार उतनी तेज नहीं है। इसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए, ये जरूर दर्शाता है कि पॉपुलेशन बेस्ड डिफरेंसेस हैं। आपने देखा आज के दिन सबसे ज्यादा केसेस तो साउथ अफ्रीका में है, 90% से ज्यादा। अब वो डेल्टा को भी पार किया उन्होंने। सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन है वो ओमिक्रॉन के हैं। उसके बाद यूके का नंबर आता है। ये हमारी समझ से भी बाहर है कि क्यों, जैसे डॉक्टर नारायण ने कहा कि इतने लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं, बूस्टर डोज भी दे चुके हैं। लेकिन WHO ने भी पिछले वीक ये कहा था कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी ये बढ़ेगा, क्योंकि ये जो अभी लास्ट वीक एक स्टडी आई हांगकांग से, उन्होंने अपनी स्टडी में ये दिखाया कि ये 70% मोर इन्फेक्शियस है इन द ब्रोंकस ओनली, एंड उसकी इन्फेक्शियसनेस इन द लंग्स इज वेरी लो। तो दैट मीन्स कि ये ट्रांसमिसिबल ज्यादा है, ये माइल्डर रहता है। लोग
इन एनी केस हॉस्पिटल में जाते हैं। और अगर हमारे यहाँ पर ओमिक्रॉन उसी तरह से फैल गया जैसे यूके में फैल रहा है तो काफी लोग हॉस्पिटल में जाएंगे। ऑल्दो आज के दिन तक यही दिखता है थ्रू आउट द वर्ल्ड कि ये माइल्डर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी थिंकिंग है कि अगर हम लास्ट सेंचुरी के पैंडेमिक को देखें, वहां भी ऐसे ही था कि थर्ड वेव में ट्रांसमिसिबल ज्यादा था लेकिन डेथ रेट बहुत कम था, माइल्डर फॉर्म था। दिस माइट बी ए वे, ये एक तरीका हो सकता है कि वायरस धीरे धीरे एंडेमिक हो जाए लेकिन वो सरवाइव करेगा जरूर। तो वायरस आपके पास तो रहेगा लेकिन ये एंडेमिक स्टेट में आ सकता है। डॉक्टर सोइन, जो डॉक्टर वीके पॉल ने अंदेशा जताया कि अगर ऐसे हालात बने जैसे इंग्लैंड में हैं तो 14 लाख के मामले हमारे यहाँ भी रोजाना आ सकते हैं, लेकिन आज ओमिक्रॉन की रफ्तार देखते हुए बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि कई दिन हो चुके हैं, हमारे यहाँ पहला मामला जब डिटेक्ट हुआ था उसके बाद से भी आज केवल 113 मामले आए हैं। तो क्या भारतीय लोग कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट हैं इस वेरिएंट के प्रति? देखिए, ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है और अभी तक के उसके सिम्टम थोड़े माइल्ड हैं। अब भारत में 113 केस हैं या 1 लाख केस हैं, ये जीनोमिक टेस्टिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी जीनोमिक टेस्टिंग केवल 200, 300, 500 सैंपल की हुई है तो ऑब्वियसली यू विल ओनली पिक अप 100 केस। ठीक बात है। तो एक चीज तो यह है कि जीनोमिक टेस्टिंग का सैम्पलिंग एक मोर नेचुरल तरीके पे होना चाहिए कि हर रोज कुछ परसेंटेज ऑफ सैंपल्स को जीनोमिक टेस्टिंग करना चाहिए और उसको एक्सट्रापोलेट करके फिर हमको नंबर मिलेगा। अगर हमने 500 टेस्ट किया उसमें से 200 ओमिक्रॉन आए तो आपको सोचना है कि 40% इन्फेक्शन ओमिक्रॉन के, तो केवल 100 आंकड़ा सही आंकड़ा शायद ना हो। दूसरा यह है कि हमें डेल्टा वेरिएंट की जो वेव आई थी इतनी सीवियर आई थी कि उससे अभी भी इम्यूनिटी बाकी है, 6-8 महीने वो इम्यूनिटी चलती है, लेकिन ये क्लियर है कि अगले 1 से 2 महीने में यहाँ पे भी थर्ड वेव आने वाली है और ओमिक्रॉन फैलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में, यूरोप में, डेनमार्क में, यूएसए में फैल रहा है, हमको नहीं होगा? ये तो हो नहीं पाए। आपने 2 बातें कही हैं कि एक तो ये जो भी आंकड़ा हमको दिया जा रहा है ये केवल उन टेस्ट पर आधारित है जीनोम सीक्वेंसिंग के जो हुए हैं सैंपल्स के, तो हम नहीं जानते कि हमारे ओमिक्रॉन के एग्जैक्टली कितने आंकड़े हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि ये आप सर्टन है इस बात को लेकर के कि ओमिक्रॉन की वजह से हमारे यहाँ तीसरी वेव आएगी ही आएगी? आई मीन दिस इज साइंटिफिकली लॉजिकल। अब हम चाहते हैं, मैं भी नहीं चाहता हूं, आप भी नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि आए, लेकिन होगा तो ये ऐसा ही लगता है कि थर्ड वेव तो होगी ओमिक्रॉन की। जी डॉक्टर संपत, यूएस में जैसे हालात यूके में बने लगभग वैसे यूएस में बने, और खास तौर पर हमने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं न्यूयॉर्क में खास तौर पर बहुत ज्यादा केसेस रोज आ रहे हैं, लगभग 20,000 मामले केवल न्यूयॉर्क में रोज देखने को मिल रहे हैं, 2 लाख मामले पूरे आपके देश में आ रहे हैं। वहां पर ओमिक्रॉन को लेकर के क्या चर्चाएं चल रही हैं? इसके ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनका तो कोई बचाव ही नहीं है इससे। क्या मामला है कि न्यूयॉर्क में ज़्यादा है, इसलिए उधर ब्रॉडवे शो, फुटबॉल मैच, बेसबॉल मैच सब पोस्टपोन कर दिया है और कैंसिल कर दिया है। अभी एवरी स्टेट इज बीइंग अफेक्टेड, स्पेशली in bigger states like New York, New Jersey, and Connecticut. The closest states, they are being very much affected. Actually, where I am in Mississippi, we have yesterday we had 43 deaths in one day and 1,000 admissions. So I think it is बहुत तेजी से बढ़ रहा है. I think we have to take real action. Only तो सोलेस में अमेरिका क्या है, a third booster dose. 60% ऑफ अमेरिकन्स वो बूस्टर थर्ड डोज ले लिया है ना, उनके लिए ये बहुत समझदारी है कि ये अफेक्ट नहीं होने वाला है. दैट इज द ओनली कोर्स इज फॉर एनीबॉडी इन द वर्ल्ड. डॉक्टर संपत, लेकिन क्या जिन लोगों ने बूस्टर डोज लिए, हमें तो यहाँ यही पढ़ने में आ रहा है कि जिनके पास बूस्टर डोज की भी प्रोटेक्शन है उनको भी ओमिक्रॉन इन्फेक्ट कर रहा है. होंगे वेरी माइल्ड. अभी फाइजर, अभी जॉनसन और अदर कंपनी वो टैबलेट भी आ रहा है. दैट्स वेरी इफेक्टिव टैबलेट, एंड दोस्त माइल्ड केसेस को टैबलेट आप दे देंगे
तो हॉस्पिटल एडमिशन बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा भी भारत को, इंडिया को सोचना चाहिए कि इंपोर्ट दिस मेडिकेशंस मच अर्लियर। फर्स्ट टाइम क्या हो गया है, दी फर्स्ट वेव आया, वी टुक इट्स वेरी लाइटली इंडिया में, तो इसलिए वो बढ़ गया है। ऐसा नहीं होना है कि वी डोंट वांट टू टेक इट इजी इन इंडिया, वी नीड टू गो एंड प्रिपेयर। आप डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि फाइजर की वैक्सीन जो है वो भारत को इस्तेमाल करनी चाहिए अब? नहीं, मॉडर्ना, वो जॉनसन का कल बहुत बुरा हाल हो गया है उसका। देयर आर अबाउट 6 or 7 डेथ्स ऑफ दोज हु टुक जॉनसन वैक्सीनेशन। वो कोआगुलेशन प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए उसका कल देखा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसका स्टॉक भी गिर गया जी। इसलिए अभी मॉडर्ना और फाइजर का चल रहा है। दोज हु टेक बूस्टर डोज, थर्ड डोज, उनके लिए वेरी वेरी मिनिमल सिम्टम्स है। जी डॉक्टर संपत, बूस्टर डोज को लेकर के आपने बताया कि बहुत आबादी को बूस्टर डोज लगी हुई है। यहाँ भारत में ये मांग अब तेजी से उठ रही है कि यहाँ पर जिनको जो 2 डोज लग गई है उनको भी, खासकर जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको बूस्टर डोज दी जाए। क्या बूस्टर डोज से कोई असर होता है, कोई फायदा होता है? Absolutely, I have taken. डॉक्टर संपत, सॉरी, मैं डॉक्टर नारायण से सवाल कर रहा था। सॉरी जी सौरभ, अब तो बहुत सारे छोटे स्टडीज पब्लिक हो गए हैं यूरोप में और अमेरिका में भी, और हमारे यहाँ भी कुछ लिमिटेड स्टडीज में जिनमें देखा गया है कि इनको थर्ड डोज दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 डोज देने के बाद आपकी जो वैलिडिटी होती है, जो इम्यूनिटी होती है, जो प्रोटेक्शन होता है, 6 से 8 महीने होते होते खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, बुजुर्ग हैं, जो और किसी बीमारी से प्रेरित हैं, उन लोगों को सबको बूस्टर डोज दिया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि जिनको बूस्टर है, कोई भी वैक्सीन आप समझे कि 100% प्रोटेक्शन कभी नहीं दे सकता है। जो उनका स्टडी है, जो उनका रिसर्च है, जो डेटा है, जो कहते हैं कि 85%, 90%, 92% प्रोटेक्शन, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो स्टडी होते हैं, रियल वर्ल्ड में जो एविडेंस होते हैं, उसमें देखा जाता है कि ये सिर्फ आपको 70 से 75% ही प्रोटेक्ट करते हैं। आप कितना भी वैक्सीन ले ले, आपको 20-25% चांस कोविड होने का रहता ही रहता है। लेकिन फायदा यह है कोविड का थर्ड डोज लेने से और बूस्टर लेने से कि अगर आपको कोविड होता भी है तो माइल्ड कोविड होकर रह जाएगा, हल्का इंफेक्शन होकर रह जाएगा और खराब कोविड और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द रिसर्च ने यही साबित किया है। हमारे यहाँ पर मैंने अभी पढ़ा, जो हमारे यहाँ पर वैक्सीन को लेकर के जो पॉलिसी बनाने वाली टीम है, उन्होंने उसमें से किसी सदस्य ने ये कहा है कि जिसको सेकेंड डोज लग चुकी है उसको अगले 9 महीने तक बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। ऐसी हमारे यहाँ सोच बन रही है। डॉक्टर बेहरा, साइंटिफिकली क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि सेकंड डोज जिनको लग गई है, हमने अभी तक ये प्लान बना रखा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्सपर्ट ग्रुप ने प्लान बना रखा कि एंड ऑफ द ईयर तक हम सबसे पहले फोकस करें अपनी अडल्ट पॉपुलेशन को। देखिए आज के दिन भी हमारे पास 12 से 13 करोड़ ऐसे अडल्ट्स हैं जिनको एक भी डोज नहीं दी गई है, और उनको हमको सामने लाना है। और जिनको फर्स्ट डोज दे चुके हैं उनको एनकरेज करना कि भाई जाके सेकेंड डोज लो। अब बूस्टर डोज की बारी भी आएगी। जो आजकल जो डेटा अवेलेबल है यूके से है, यूएसए से है, कि अगर mRNA बेस्ड वैक्सीन को थर्ड डोज के टाइप पे लाया जाए, जिन्होंने एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड टाइप की ली है, तो उनके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। हमारे पास अभी तक mRNA वैक्सीन नहीं है, हमारे पास ये फाइजर भी नहीं, मॉडर्ना भी नहीं है। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज है कि हमारी एक और अपनी इंडिया की mRNA बेस्ड वैक्सीन बन रही है, जो कि थर्ड फेज में आ चुकी है। हमें ये लगता है कि जनवरी तक वो भी मार्केट में आ जाएगी। वो जिनोवा कंपनी है जिन्होंने बनाई है, और वो थर्ड फेज में आई और बड़ा अच्छा उसका डेटा आ रहा है। हमें लगता है कि अगर हम अपने बूस्टर डोज या जिसको हम एडिशनल डोज का नाम दे रहे हैं, वो अगर हम फरवरी मार्च से शुरू करें, लेकिन उसमें भी लोगों को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन? सबसे पहले तो वही जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और या जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जो डायबिटीज हैं, जो स्टेरॉइड ड्रग्स में जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनको सबसे पहले दिया जाएगा। लेकिन ये जो जिन्होंने सेकंड डोज ली है, मैं तो एक इम्यूनोलॉजिस्ट हूं, आई कैन से विद सर्टेनिटी दे हैव ऑलरेडी जनरेटेड ए बैटरी ऑफ मेमोरी सेल्स। देखिए हमने आज तक जब भी इम्यूनिटी की बात की, हमने सिर्फ एंटीबॉडीज की बात की, कोई टी सेल इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा। टी सेल इम्यूनिटी इज वेरी रॉबस्ट।
there are memory T cells formed, and they will really be very useful for the human being. तो इतना डरने की बात नहीं है, सिर्फ ये हमको देखना है जो जैसे सर आपके हम लोग तो बिल्कुल ही लेमैन है, लेकिन आपने जो बात कही कि अभी आप कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, तो ये फिर जो यूके में और यूएस में जो लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं लागू हो रहा? देखिए, मैंने पहले भी कहा अपने पहले सेक्शन में कि पॉपुलेशन बेस्ड डिफरेंसेस हैं, तो डेफिनेटली है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें माइक्रोबियल लोड बहुत ज्यादा हैवी रहा है, एंड वी देयरफॉर वी हैव हैड ब्रॉड बेस्ड इम्यूनिटी, एंड दैट हैज बीन शोन इन सम स्टडीज एज वेल। हमारी स्टडी ने भी ये दिखाया था। तो हमारी पॉपुलेशन को यूरोपियन और या नॉर्थ अमेरिकन पॉपुलेशन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं हम उनसे बेटर प्लेस्ड हैं? I mean, from the immunity point of view, from the host immunity point of view, and because of the fact that Indian population has been exposed to a very heavy microbial load compared to our counterparts in the West, actually. डॉक्टर सोइन, आप सहमत हैं इस एनालिसिस से डॉक्टर मेहरा के? देखिए, कुछ हद तक ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो एंटीजेनिक लोड, एंटीजन होता है, जो भी कीटाणु होता है, उसकी जो सरफेस पे एक तरह से चिन्ह होता है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, मेमोरी सेल्स बनते हैं, तो वो एंटीजेनिक लोड हमारी पॉपुलेशन पे अवश्य ज्यादा रहा है पिछले कुछ डेकेड्स में। तो हो सकता है कि एक जनरल क्रॉस इम्यूनिटी बनी रहे हमारी पॉपुलेशन में, हम ये होप करते हैं। पर मेरा ये भी सोचना है कि क्योंकि हमें डेल्टा वेव भी काफी सिवियर आई थी और थोड़ी बाकी देशों से बाद में आई थी, तो अब हो सकता है कि ओमिक्रॉन वेव भी आए और हमें सतर्क करना जरूरी है। वी कैन नॉट फॉल इनटू कंप्लेसेंसी एट ऑल। जी, अब वैक्सीनेशन की बात हो रही तो आंकड़ा में एक बार दर्शकों को बता दूं, हमारे यहाँ काफी रफ्तार से वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन आबादी हमारी उसके अनुपात में आप देखें तो थोड़ा वक्त लग रहा है। हमारी 55% अडल्ट पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड है और लगभग 87 से 90% के करीब हमारी अडल्ट पॉपुलेशन को पहली डोज लग चुकी है। लेकिन जब हमें कहते हैं अडल्ट पॉपुलेशन या एलिजिबल पॉपुलेशन, तो हम ये भूल जाते हैं कि इसके बाहर, इस नेट के बाहर बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो अभी स्कीम में ही नहीं है हमारी कि उनको वैक्सीन लगे। उसमें खास तौर पर बच्चे शामिल हैं, 18-16 साल से नीचे की उम्र के लोग शामिल हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको इन्फेक्शन नहीं हो सकता या इन्फेक्शन पास ऑन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमको इस लिहाज से भी और सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर मेहरा, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। एक स्टडी में अभी पढ़ रहा था, उसमें भारत में आपने भी जैसे बताया कि डेल्टा वेव में या फर्स्ट वेव में हमारी बहुत पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो गया था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारी 75% पॉपुलेशन को शायद का एक्सपोजर हो चुका है इस वायरस से। तो एक नया कॉन्सेप्ट उसमें लिखा था जिसका नाम था हाइब्रिड इम्यूनिटी। मतलब जिस आदमी को इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी मिल गई प्लस उसको वैक्सीन भी लग गई, तो उसके पास केवल वैक्सीनेटेड से या केवल इन्फेक्शन जनरेटेड इम्यूनिटी से ज्यादा इम्यूनिटी है, ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सहमत हैं? ये डेटा भी दिखाता है, ये हाइब्रिड इम्यूनिटी हैज कम एज ए न्यू वर्ड, कि जिनको जो रिकवर्ड हैं, पहले से उनको इन्फेक्शन था, रिकवर्ड हैं और उन्होंने अभी एक भी डोज ली है, तो डेटा जो NIV से आया, एक डोज एंड अगर रिकवर्ड है, दे आर इक्वलेंट टू 2 डोजेस ऑफ द वैक्सीन। और अगर जिसने 2 डोजेस वैक्सीन की ले ली है और अगर वो रिकवर्ड भी है, दे हैव वेरी रॉबस्ट हाइब्रिड इम्यूनिटी, दैट इज फॉर श्योर। आपने एक सवाल किया था चिल्ड्रन के लिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता था फैक्ट क्या है आज के दिन फैक्ट क्या है कि सीवियर इलनेस चिल्ड्रन में बहुत कम होती है। आपने देखा अगर कोविड-19 चिल्ड्रन में भी है, बहुत थोड़े वेरी रेयर केस कभी वो हॉस्पिटल में जाता है, ये तो एक फैक्ट है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इंडिया में? स्ट्रेटेजी ये रहेगी चिल्ड्रन को वैक्सीन तो देना है और वैक्सीन के ट्रायल भी हुए, और ये सबसे पहले देना है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन को या जिनमें कोमॉर्बिडिटी हो। बाकी अभी वेट कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन को भी कवर करना है। एट द मोमेंट हमारी जो फोकस होना चाहिए कि ये जो अडल्ट पॉपुलेशन हमारी है, इसमें भी मैंने कहा 12 से 13 करोड़ अभी भी ऐसे हैं जिनको एक भी डोज नहीं मिली हुई है। और आज आपने जो डेटा दिखाया बहुत अच्छा, 57% of the adult population has already got two doses, and
nearly 30 or so something has got. बट डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं, अब हम बच्चों को वैक्सीन देने के लिए इंतजार क्यों कर रहे हैं, साथ साथ उनको भी देना, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, बच्चे प्लेग्राउंड्स में भी जा रहे हैं, अब वो फुली, अब भारत में तो पूरी तरीके से सब लोग सोशली एक्टिव हो चुके हैं, बच्चे भी, तो हम वेट क्यों कर रहे हैं उनको वैक्सीन देने की? या बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैंने ये कहा कि ये चिल्ड्रन के लिए हमको वैक्सीन देना ही है 3 कारणों के लिए। एक तो उनको भी सुरक्षा रहे, दूसरा उनके कारण फैमिलीज में या कम्युनिटीज में स्प्रेड ना हो, तीसरा सबसे ज्यादा है कि उनकी एजुकेशन कंटिन्यूटी के लिए भी चाहिए, हमें उनको वैक्सीनेशन देना है। और मेरा अपना अनुमान है कि ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है जो रोज के रोज देखते हैं, हो सकता है कि जनवरी से शुरू किया जाए, क्योंकि डेटा तो अभी आ गया। हमको ये भी देखना कि हमारे पास वैक्सीन है क्या, हमारे पास कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, या एक डीएनए में वैक्सीन है, जेजे वैक्सीन। हमको इन्हीं में से करना पड़ेगा काम फॉर द टाइम बिंग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद कोवैक्सीन तो हमारे यहाँ अप्रूव हो चुकी है बच्चों के लिए। बहरहाल आपने कहा कि स्कीम ऑफ थिंग्स में है और ये आगे जाकर के काम होगा। डॉक्टर सोइन कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं? मैं डॉक्टर नारायण में आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर सोइन, या बच्चों के लिए एक एंगल में ये बताना चाहूंगा कि जितने भी सीरो सर्वेज हुए हैं कि बच्चों में कितनी एंटीबॉडीज हैं, तो 65 से 80% बच्चों में एक्चुअली एंटीबॉडीज है। इसका मतलब वो पहले एक्सपोज हो चुके हैं आइदर जो ओल्डर फैमिली मेंबर्स के द्वारा या जनरल इन्फेक्शन से, और जैसे डॉक्टर नारायण ने बताया कि उनको सीवियर डिजीज नहीं होती है, तो ये एक जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और लिमिटेड वैक्सीन स्टॉक होता है, और जब हमें पता है कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट कोविशील्ड एक्टिव नहीं है, तो ये एक पेचीदा कॉम्प्लेक्स डिसीजन है कि सीरो प्रेवलेंस हाई है, उनकी सीवियर इन्फेक्शन होती नहीं है, तो क्या उनको इमीडिएटली वैक्सीन लेने की जरूरत है? ये तो सोचना पड़ेगा ना, और इसमें डेटा हेल्प करेगा हमारा। आपकी राय में अगर ये जो आपने जो फैक्ट्स रखे, इस सूरत में पहले बच्चों को दी जाए या हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन अभी अनवैक्सीनेटेड है उन पर ही फोकस किया जाए? बिल्कुल, जो अनवैक्सीनेटेड है और जो एल्डरली है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन पे फोकस करना मेरे हिसाब से बच्चों से ज्यादा जरूरी है। अगर स्टॉक लिमिटेड है और राशन करना है, तो डेफिनेटली जो अनवैक्सीनेटेड अडल्ट्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड को पहले मिले। ठीक, अब जब ये हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे डॉक्टर नारायण, आपको लगता है कि भारत में शायद इससे तीसरी लहर का खतरा कुछ कम हो जाता है कि इन्फेक्शन भी हुए लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में और अब बहुत बड़ी मात्रा में उनको वैक्सीन भी लग गई? जी सौरभ, जैसा डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट अब आ गए हैं कि शायद कुछ ऐसे रिसर्च पब्लिश हुए थे कि क्योंकि इंडिया में हम लोग को टीबी के जो इन्फेक्शन होता है, जो कि तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं पास में, उनके चलते हमारा एक इम्यून सिस्टम इंप्रूव कर जाता है। और अभी तक कि हम लोग लिंक नहीं कर पाए कि कोविड और टीबी से, कोविड और किसी और इन्फेक्शन से क्या प्रोटेक्शन होता है, क्यों हम लोग को इंडिया में इतना इन्फेक्शन कम होता है, कैसे हम लोग इंडिया में इतना अभी तक बचे हुए, खास करके कंपेयर करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये बहुत सारे अभी अनआंसर्ड क्वेश्चन है, जो कि होपफुली अगले 6 महीने साल भर में कुछ और आंसर्स आएंगे। लेकिन हमारे हिसाब से अभी इंडिया को, जैसा डॉक्टर स्वयं भी बता रहे थे, कि कॉम्प्लिसेंसी अपने नहीं करना है, हम लोग को अपना प्रोटेक्शन बचा के रखना है, हम लोग को जितना हो सके वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाना, क्योंकि वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर। हमारे पास अभी कोई इसका इलाज नहीं, जितने भी हमारे एंटीवायरल हैं और स्टेरॉइड्स हैं जो भी हम लोग यूज करते हैं, वो सब सेकंड थर्ड स्टेज में जरूरत पड़ती है और बहुत सारे पेशेंट्स नहीं भी रिकवर करते हैं उससे। तो प्रोटेक्शन इज द बेस्ट थिंग। हमारे हिसाब से बहुत जरूरी है कि मास्क को मैंडेटरी करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली 2 डोजेस तो कम से कम सब भारतीयों को पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। और अब जैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे हमारे कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उन लोग को तो 3rd डोज बूस्टर देने को सरकार को एकदम तुरंत शुरू करना चाहिए। जी, यूएसए के उदाहरण से डॉक्टर संपत, आप यहाँ भारत में लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? आपकी ओपिनियन क्या होगी? तीसरी लहर आएगी ही आपके लिहाज से, अगर वहां यूएसए में आ रही है या वेस्ट पूरे में आ रही है, और भारत उससे अछूता नहीं रह सकता? मैं डॉक्टर नारायण से मैं सहमत हूँ। 3rd डोज स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड above 50 years of age must be given 3rd dose. That's the only way you can stop the spread of virus. तो मेरा एक कहना है कि चिल्ड्रन 5 to 15 ईयर अमेरिका में दे रहे हैं, यूके में दे रहे हैं, इंडिया में दे सकते हैं। ये मेरा ये सजेशन है। We should not take it easy. अभी फर्स्ट वेव आया, we took it easy, तो second wave it got so violent.
तो मेरा कहना है कि थर्ड डोज elderly people above 50 and children 5 to 15, at least first dose must be given. जी एक बार फिर से अगर साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल की बात करें डॉक्टर सोएंग, क्योंकि आपसे मुझे याद है एक बार मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा हमारे सबसे बड़ा डर ये होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन का रेट इतना बढ़ जाता है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरवेल्म हो जाता है। तो अगर साउथ अफ्रीका के अंदर मामले बढ़ रहे हैं, पीक पर अगर ओमिक्रॉन चल रहा है वहां पर, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, तो क्या ये भारत में भी ऐसा हो सकता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो उनकी जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो क्लियरली ये बोल रही हैं कि जो हॉस्पिटलाइज लोग हैं वो अनवैक्सीनेटेड, और जो बाकी ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये एटलीस्ट अंटिल यस्टरडे यही अंडरस्टैंडिंग। दूसरा ये है कि जब टोटल नंबर बहुत बढ़ जाता है तो समझ लीजिए डेल्टा वेव में जैसे 20% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, और अगर ओमिक्रॉन में 5% लोगों की भी जरूरत पड़ती है, 3% को भी पड़ती है, लेकिन टोटल मामले 4 लाख की जगह 15 लाख 14 लाख हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हॉस्पिटल पे उतना ही जोर पड़ेगा। तो बिल्कुल हमें सतर्क रहना है, तैयार रहना है। अस्पतालों को सारे आईसीयूज को वेंटिलेटर की कैपेसिटी बढ़ानी है, और बच्चों के लिए स्पेशली एडमिशन के लिए प्लान करना है इन केस दे गेट इन्फेक्टेड। तो तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डॉक्टर मेहरा, अभी अब क्रिसमस का टाइम आने वाला है, नए साल का टाइम आने वाला है। हमारे यहाँ अक्सर इन दिनों में बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स होती हैं। कई हमारे यहाँ पर प्रदेशों में और बड़े शहरों के अंदर कुछ प्रोहिबिशंस लगाई गई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जनवरी एंड या फरवरी तक ओमिक्रॉन के मामले पीक करेंगे। हमारा क्या कहता है पास्ट एक्सपीरियंस और डेटा? हाँ, ये सौरभ भाई, ये जो पास्ट एक्सपीरियंस आपने देखा कि हमारे यहाँ सेकंड वेव जो आई थी वो 8 to 10 वीक्स आफ्टर आई थी इनके यूरोप में आने के बाद। यूरोप में आपने देखा था जनवरी फरवरी में आई थी, हमारे यहाँ मार्च अप्रैल तक जाके आए। तो हम थोड़ा सा बिहाइंड तो हैं, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं कहूँगा अगर ये पार्टिंग नोट है तो लोगों के लिए प्लीज वायरस एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, वेंटिलेटरी रूम में रहें, हवादार जगहों में रहें, हाइजीन हैंड हाइजीन का ख्याल रखें और मास्क पहने। हमने अभी भी देखा, आप सड़कों पे जाइए, लोगों ने या तो मास्क नहीं लगाया या लगाया तो उन्होंने चिन पे लगाया। उनको ये बताना कि भाई चिन से नहीं जाता, ये मुंह और नाक से जाता है, वो वहां पर मास्क लगाएं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ शादियों का टाइम भी आ रहा है। हाँ जी। और शादियों में लोग जाने लगे हैं और वहां पर क्राउडेड हो रहे हैं, तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन साथ साथ चलेगा, लेकिन ये वायरस एप्रोप्रिएट बिहेवियर साथ साथ में चलना चाहिए। जी डॉक्टर सोएन, अभी इस वक्त के जब मामले बहुत कम हैं तो लोगों के दिमाग में जाहिर तौर पर एक कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, लेकिन अगर वो कॉम्प्लिसेंसी सिस्टम के अंदर आ जाए तो वो ज्यादा और खतरनाक हो सकती है। तो उस लिहाज से आपका क्या सुझाव होगा? देखिए, सिस्टम के अंदर तो इफ यू मीन हेल्थ केयर सिस्टम, तो उसमें तो नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली देखा है, सफर किया है, हमने पेशेंट को मरते हुए देखा है, तो वो कंप्लेसेंसी हेल्थ केयर सिस्टम में तो नहीं आएगी। लेकिन एक चीज ये है कि लोगों के अंदर कंप्लेसेंसी रोकनी होगी, और उनको डॉक्टर पॉल की ये स्टेटमेंट कि अगर यूके जैसी वेव आई तो हमारे यहाँ 14 लाख केस हर रोज हो सकते हैं, और दूसरी स्टेटमेंट कि वैक्सीन स्पेशली कोविशील्ड वैक्सीन शायद ओमिक्रॉन के अगेंस्ट काम ना करे, तो ये चेतावनी काफी है। और इसीलिए उनको अपनी डिस्टेंसिंग पूरी रखनी है। किसी शादी में, फेस्टिविटीज में, फेस्टिवल्स में बिल्कुल क्राउड नहीं करना है, अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करना है। क्राउडिंग हैज टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। और यूके में डॉक्टर नारायण, इस स्प्रेड के पीछे इस वायरस के फैलने की क्षमता ज्यादा है, इसके अलावा क्या पॉपुलेशन का बिहेवियर देखा गया जिसकी वजह से इतने केसेस हुए हैं? क्या वहां पर भी गैदरिंग्स होना या लोगों की तरफ से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना, ये सब नहीं हो रहा था? तो यहाँ पर सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अभी घोषणा की है कि अब जितने पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे मास्क मैंडेटरी है, नंबर 1। नंबर 2, जितने हमारे यहाँ फुटबॉल मैचेस थे, क्रिकेट मैचेस थे, रग्बी मैचेस थे और जितने इवेंट्स होते थे सब कैंसिल हो गए हैं। और सरकार ने चेतावनी दिया है कि कोशिश करें कि 1 से 2 फैमिली ज्यादा घर के अंदर भी मिल रहे हैं तो कम मिले, खिड़की खोल के मिले, हवादार रूम में मिले। और होपफुली ऐसा सोचा जा रहा है कि ऐसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस होते होते हमारे यहाँ हो सकता है कि टोटल लॉकडाउन की सिचुएशन अगले 1 हफ्ते 10 दिन में आने की संभावना है, जो कि आज प्रधानमंत्री आज अनाउंस करने वाले हैं शाम में। जी डॉक्टर मेहरा,
अब फाइनल सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि क्या पता ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, ये डेल्टा को ओवरवेल्म कर देगा, अब ये हमारा एक वायरस बन जाएगा। अब चूंकि ये माइल्ड है तो हमारे यहाँ कम से कम जानी नुकसान कम हो जाएगा। ये डेफिनेटली एक व्यू है और काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है कि ओमिक्रॉन से शायद पेंडेमिक का एंड भी आ सकता है अगर ये इसी तरह के माइल्डर फॉर्म में रहा। हमको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा फॉर अबाउट 6 to 8 weeks मोर। अगर ये माइल्डर फॉर्म में ही रहा तो हो सकता है कि ये जो थ्योरी लोगों की है कि ओमिक्रॉन से ही इसका पेंडेमिक का एंड होगा, वायरस तो अराउंड रहेगा लेकिन वो एंडेमिक स्टेज में आ जाएगा, उससे थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म ऑफ द डिजीज रहेगी। देखिए, अगर वायरस जाता तो नहीं है, ये जाएगा तो नहीं, लेकिन अगर इसकी ताकत कम हो जाए, इसकी शक्ति कम हो जाती है और अगर ये हमें माइल्डर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन देता है तो ये एक अच्छी बात भी रहेगी, ये हमको इम्यूनिटी भी दे के जाएगा। जी डॉक्टर साइन, आपको लगता है कि ये वायरस शायद, और ईश्वर करे ये ओमिक्रॉन जो है हमें इस कोरोना के पेंडेमिक के अंत की ओर ले जा सकता है? जी, मैं भी आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव्स इन दिस। मैं भी ये चाहता हूँ, आप सब चाहते हैं कि ये दिस शुड बी द एंड गेम ऑफ कोविड, कि ये एक तरह से माइल्ड स्ट्रेन हो और लोगों को थोड़ा सा फ्लू हो, वो ठीक हो जाए, और अनलेस कोई बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसको सीरियस डिजीज ना हो, और अगर जरूरत पड़े तो हम वंस अ ईयर एक वैक्सीन शॉट ले लें, तो होपफुली ये कोरोना का एंड भी हो सकता है। बट रिमेन्स टू बी सीन कि अगले कुछ हफ्तों में कैसे होता है। डॉक्टर नारायण, क्या वेस्ट में ये व्यू है इस बात को लेकर? जी, ऐसा व्यू अभी कुछ लोगों ने जाहिर किया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है यहाँ पर। अभी भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि बूस्टर लिया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए। कंसेप्ट ऑब्वियसली है कुछ कंट्रीज में जहां पे बोला जा रहा है कि हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना और ओमिक्रॉन को हो जाना बेटर है, ताकि आपको एक इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है। लेकिन ये बहुत ही अर्ली होगा, क्योंकि आप समझे कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स अगर अफेक्टेड हो रहे हैं तो उनकी मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए इस पर अभी लिमिटेड व्यू है जहां तक यूरोप का सवाल। फिलहाल आज आप लोगों के व्यूज जानने के लिए आप लोग आए और एक बार फिर हम लोगों को इस नए खतरे के बारे में आगाह किया। मैं शुक्रिया करूंगा डॉक्टर नारायण, डॉक्टर सोइन, डॉक्टर मेहरा और डॉक्टर संपत आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।